6 अगस्त 1945 जापान का शहर हिरोशिमा, जिसमें लगभग 3.5 लाख लोग रह रहे थे, जिनमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, मजदूर और सैनिक सभी थे। सुबह 8:15 सूरज अपनी सुनहरी किरणें फैला रहा था। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। बच्चे स्कूल के लिए निकल रहे थे और दुकानों के शटर धीरे धीरे खुल रहे थे। और तभी 31,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा एक अमेरिकी B-29 बम वर्षक विमान, जिसका नाम इनोला गाय था, हिरोशिमा शहर के ऊपर पहुंचता है। इस विमान में था विश्व का पहला एटॉमिक बम, जिसका वजन 44 किलोग्राम था। पायलट कर्नल पॉल टिबेट्स ने बम को छोड़ा और 43 सेकंड बाद आसमान से उतरे इस बम ने पूरे शहर को निगल लिया। जमीन का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसमें 70,000 लोग एक पल में ही राख बन जाते हैं। यहाँ सिर्फ एक हमला नहीं था, यह वह दिन था जब इंसान ने पहली बार परमाणु बम का यूज़ किया था। अब आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर अमेरिका ने जापान के ऊपर यह बम क्यों गिराया, इसके पीछे की वजह क्या है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमें जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की मुख्य वजह क्या थी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संगीत हमनेकर और आज हम बात करने वाले हैं जापान के दो बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए फर्स्ट एटॉमिक अटैक के बारे में। स्टोरी की शुरुआत करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इसके जवाब में 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पर वार घोषित कर दिया, जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई और धीरे धीरे सभी देशों ने इस वार में भाग लेना शुरू कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 बड़े ग्रुपों में लड़ा गया, जिसे एलाइड पावर और एक्सिस पावर कहा गया। एलाइड पावर का मकसद था एक्सिस देशों को रोकना और आज़ादी की रक्षा करना। इसमें ब्रिटेन, USA, फ्रांस, चीन और सोवियत यूनियन जैसे बड़े देश शामिल थे। दूसरी ओर एक्सिस पावर, जो पूरी दुनिया में अपना कब्जा और शक्ति स्थापित करना चाहते थे। इनका मकसद था जितना हो सके उतना इलाका अपने अंडर में करना। इसमें जर्मनी, इटली और जापान जैसे देश शामिल थे। हमने वर्ल्ड वॉर की शुरुआत और 2 बड़े ग्रुपों एलाइड पावर और एक्सिस पावर में शामिल देशों को देख लिया। आइए अब जापान के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझते हैं। 1931 में जापान ने मंचूरिया पर कब्जा कर लिया, जो कि चीन का ईस्टर्न एरिया था। मंचूरिया का क्षेत्र कृषि के लिए अच्छा था और यहाँ कोयला भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था। इसके बाद 1937 में जापान ने चीन के बड़े सिटीज़ बीजिंग, शंघाई और नानजिंग पर भी कंट्रोल कर लिया। जापान का सपना था एशिया में जापानीज एम्पायर स्थापित करना। जापान ने 1941 में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया पर भी कब्जा कर लिया। अब अमेरिका को लगा कि जापान का अगला टारगेट इंडोनेशिया और फिलीपींस होगा, जो ऑयल और रबर का बड़ा सोर्स था। फिलीपींस उस समय US के कंट्रोल में था। जापान को वार चलाने के लिए ऑयल, आयरन और स्टील की ज़रूरत थी और उसका सबसे बड़ा सप्लायर था यूनाइटेड स्टेट। जापान अग्रेसिव मोड में था। US सिर्फ ये चाहता था कि जापान किसी और देश पर हमला ना करे, इसलिए US जापान के अग्रेसिव एक्सपेंशन को रोकने के लिए 26 जुलाई 1941 US प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने जापान के ऑयल एक्सपोर्ट को बैन कर दिया। ये जापान के लिए एक शॉक था, क्योंकि जापान अपने ऑयल का 80% से अधिक अमेरिका से इंपोर्ट करता था। ऑयल के बिना जापान की नेवी और एयरफोर्स 1-2 साल से ज़्यादा चल ही नहीं सकती थी। अब जापान के पास 2 ऑप्शंस थे, या तो अमेरिका की शर्तें मानकर चीन के जीते हुए क्षेत्रों से अपने कदम पीछे हटा लेना, या फिर अमेरिका के खिलाफ युद्ध शुरू कर देना। यहाँ जापान दूसरा रास्ता चुनता है। जापानीज नेवी के एडमिरल इसारोको यामामोटो ने एक प्लान बनाया हवाई द्वीप के पर्ल हार्बर पर अटैक करने का। पर्ल हार्बर US का सबसे महत्वपूर्ण मिलिट्री बेस था। यहाँ से US पूरे प्रशांत महासागर में अपनी नौसेना चला सकता था। यहाँ बड़ी मात्रा में बैटलशिप्स, एयरक्राफ्ट और नौसैनिक संसाधन थे। जापान जानता था कि अमेरिका का पैसिफिक फ्लीट हवाई के पर्ल हार्बर नेवल बेस में तैनात है। अगर इस बेस को एक साथ नष्ट कर दिया जाए तो अमेरिका को युद्ध में उतरने समय लगेगा और जापान को साउथ एशिया पर कब्जा करने का समय मिलेगा। एडमिरल इसारोको यामामोटो के प्लान अनुसार 7 दिसंबर 1941 सुबह 7:55 जापान US के पर्ल हार्बर पर सरप्राइज अटैक करता है। इस अटैक की जानकारी US को नहीं। जापान अपने इस मिशन का नाम ऑपरेशन जेड रखता है और लगभग 2 घंटे में पर्ल हार्बर को जापान पूरी तरह से नष्ट कर देता है, जिसमें 2400 अमेरिकी सोल्जर्स मारे जाते हैं और 1100 से अधिक घायल हो जाते हैं। 188 मिलिट्री एयरक्राफ्ट पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इसके अगले ही दिन 8 दिसंबर 1941 को US जापान के खिलाफ वार डिक्लेयर कर देता है। इसके 3 दिन बाद जर्मनी और इटली जैसे देश भी अमेरिका के खिलाफ वार डिक्लेयर कर देते। अब अमेरिका ऑफिशियली एलाइड पावर का हिस्सा बन चुका था। धीरे धीरे यह युद्ध
आगे बढ़ता है और आगे चलकर 3 सितंबर 1943 को इटली गुप्त रूप से एलाइड पावर के सामने सरेंडर कर देता है। 8 सितंबर 1943 पब्लिक अनाउंसमेंट होता है और इटली अब एलाइड पावर का हिस्सा बन जाता है। 30 अप्रैल 1945 के दोपहर हिटलर अपने आप को गोली मारकर सुसाइड कर लेता है और 7 मई 1945 जर्मनी भी एलाइड पावर के सामने अनकंडीशनल सरेंडर साइन कर देता है। 8 मई 1945 तक यूरोप में युद्ध आधिकारिक तौर पर खत्म हो जाता है और इस दिन को यूरोप में विक्ट्री इन यूरोप डे कहा जाता है। अब देखा जाए तो यूरोप में युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, पर एशिया में जापान अब भी सरेंडर करने को तैयार नहीं है। इसके पीछे की वजह जापान के एम्पायर हिरोहितो होते हैं। हिरोहितो ने अपने एम्पायर को बचाने के लिए बुसेडो का सहारा लिया। बुसेडो एक समुराई कोड है जिसे जापानीज लोग फॉलो करते हैं, जिसमें लिखा था मर जाओ पर हार मत मानो। हिरोहितो ने अपनी आर्मी और सिविलियंस को इसी का पाठ पढ़ाया था। प्रोपेगेंडा पोस्टर, रेडियो स्पीच और स्कूल की किताबों में यहाँ लिखा था कि जापान का हर नागरिक एक योद्धा है। अगर दुश्मन तुम्हारे दरवाजे तक आ जाए तो तुम्हारा फर्ज है उसे मारकर अपने देश की इज्जत बचाना। जापानीज लोगों को इस तरह गुमराह किया गया था कि वह मरने को तैयार है पर हार मानने को बिल्कुल भी नहीं। कुछ जापानीज सिविलियंस की दर्दनाक कहानी भी है जो इस वार में शामिल नहीं होना चाहते थे। अब अमेरिका जापानीज को रोकने के लिए एक ऑपरेशन प्लान करता है, ऑपरेशन डाउनफॉल। इसमें 2 फेज थे, ऑपरेशन ओलंपिक और ऑपरेशन कोरोनट। ऑपरेशन ओलंपिक, इसमें यूएस नवंबर 1945 में जापान के क्योटो द्वीप पर अटैक करने का प्लान करता है। ऑपरेशन कोरोनट, इसमें मार्च 1946 में टोक्यो पर अटैक करने का प्लान करता है। लेकिन इसके पहले यूएस अपना एक मजबूत बेस बनाने के लिए 1 अप्रैल 1945 को ओकिनावा पर अटैक करता है ताकि अमेरिका जापान पर सीधा हमला कर सके। यूएस अपने फुल प्लानिंग के साथ इस ओकिनावा आइसलैंड पर उतरता है और जीत जाता है, जिसमें जापान के 77,000 सैनिक जवान मारे जाते हैं और जापान की नौसेना और वायुसेना को भारी झटका पहुंचता है। लेकिन इस ओकिनावा का रिजल्ट यूएस को भी चौंका देता है। इसमें यूएस के 12,000 सैनिक भी मारे जाते हैं, 45,000 के आसपास इंजर्ड हो जाते हैं और 36 से ज्यादा जहाज पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जापानीज पर भूसेडो का भूत सवार था। मर जाएंगे पर हार नहीं मानेंगे। ओकिनावा अटैक के कुछ दिन बाद 12 अप्रैल 1945 को यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की अचानक मृत्यु हो जाती है और उसी दिन वाइस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन यूएस के प्रेसिडेंट बनते हैं। और तभी ट्रूमैन को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी मिलती है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट यूएस का एक टॉप सीक्रेट वैज्ञानिक और सैन्य प्रोजेक्ट था, जिसका मकसद था पहला परमाणु बम बना। इसे 1942 में शुरू किया गया था, जब डर था कि नाजी जर्मनी भी परमाणु हथियार बना सकता है। ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड का सबसे बड़ा और गुप्त सैन्य वैज्ञानिक ऑपरेशन था। इसमें 1,30,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे, जिसमें साइंटिस्ट, इंजीनियर और सैनिक सभी थे। लेकिन ज्यादातर को यह नहीं पता था कि वहाँ क्या बना रहे हैं। पूरा काम अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया। 19 जुलाई 1945 सुबह 5:29 को न्यू मैक्सिको के पास इस बम को टेस्ट किया जाता है और यह टेस्ट पूरी तरह सफल रहता है। इसे ट्रिनिटी टेस्ट कहा जाता है। तभी ट्रूमैन को उनका हथियार मिल जाता है, एक एटॉमिक बम के रूप में। यह एटॉमिक बम अब दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार था, पर सवाल ये था क्या इसका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। जर्मनी पहले ही हार चुका था, हिटलर ने सुसाइड कर लिया था और यूरोप में वर्ल्ड वॉर सेकेंड पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। लेकिन जापान अब भी लड़ाई कर रहा था। जापान के सैनिक भूसेडो कोड पर चल रहे थे, यानी मौत तक लड़ना पर सरेंडर नहीं करना। अमेरिका को डर था कि जापान के मेनलैंड पर अगर सीधा अटैक किया गया तो हजारों अमेरिकन सोल्जर्स और लाखों जापानी सिविलियंस मारे जाएंगे, जैसा कि हमें ओकिनावा हमले पर देखने को मिलता है। यही वो कारण होते हैं कि अमेरिका एटॉमिक बम को एक ऑप्शन के रूप में सोचना शुरू कर देते हैं। 17 जुलाई 1945 बर्लिन के पास पोस्टडेम में एक मीटिंग होती है, जिसमें यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन, यूके प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, सोवियत यूनियन के प्रीमियर जोसेफ स्टालिन, ये सभी शामिल होते हैं। यहाँ एलाइड पावर ने जापान के लिए एक अंतिम चेतावनी तैयार की, जिसे कहा गया पोस्टडेम डिक्लेरेशन, जिसमें साफ साफ लिखा था कि जापान बिना शर्त के सरेंडर कर दे, वरना उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जापान ने इस डिक्लेरेशन को नजरअंदाज कर दिया और सरेंडर करने से भी इनकार कर दिया। अब यूएस प्रेसिडेंट ट्रूमैन के पास 3 बड़ी वजह। पहला, वॉर जल्दी खत्म करना ताकि अमेरिकन सोल्जर्स की जान बच सके। दूसरा, जापान को शॉक देना ताकि वो भूसेडो मेंटेलिटी छोड़कर सरेंडर कर दे। और लास्ट, पूरे वर्ल्ड को मैसेज देना कि अमेरिका के पास एक ऐसा हथियार है जिससे वो फ्यूचर में दुनिया का असली सुपर पावर बनेगा। 6 अगस्त 1945 यूएस का B-29 बम वर्षक विमान, जिसका नाम इनोला गाय था, इसके पायलट कर्नल पॉल टिबेट्स ने अपनी मां इनोला गाय टिबेट्स के नाम पर इसका नाम रखा था। टिनियाना आइसलैंड से इनोला गाय और 2 अन्य विमान सुबह 2 बजे उड़ान भरते हैं, लेकिन सिर्फ B-29 ही एक्चुअल बम्बिंग एयरक्राफ्ट था। इस एनोला गाय में कर्नल पॉल टिबेट्स के साथ 12 क्रू मेंबर और रहते हैं, जिनको विश्व के फर्स्ट एटॉमिक बम लिटिल बॉय को जापान की हिरोशिमा पर गिराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाती है। इस एयरक्राफ्ट में था 4 टन का बम लिटिल बॉय। यहाँ 10 फुट लंबा था,
जिसे 8:15 यूएस B-29 बम और शक्ति विमान जो 31,000 फीट की ऊंचाई से इस बम को गिराता है। लगभग 43 सेकंड तक यह बम नीचे गिरता रहता है और ग्राउंड से 600 मीटर ऊपर हवा में यह बम फट जाता है। जैसे ही यह विस्फोट होता है, जमीन का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर 70,000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। सैकड़ों इमारतें जलकर राख हो जाती है। धीरे धीरे मरने वालों की संख्या 1.5 लाख के पार पहुंच जाती है। एक ही पल में पूरा शहर राख में बदल गया। कुछ लोग ऐसे जले कि उनकी परछाई तक दीवारों पर छप जाती है। इस भयंकर विस्फोट के बाद भी जापान सरेंडर नहीं करता है। जैसा कि पोस्टडेम डिक्लेरेशन में क्लियर था, उसी आधार पर यूएस 9 अगस्त 1945 सुबह 11:02 में दूसरा एटॉमिक बम फेटमैन नागासाकी पर गिराता है, जिसमें 40,000 लोग फिर से मारे जाते हैं। शहर का 36% हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। उधर सोवियत यूनियन भी 8 अगस्त 1945 को जापान के खिलाफ वार डिक्लेयर कर देता है। जापान के 2 बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरह से तबाह हो चुके होते हैं और अब जापान को तीनों ओर से हमलों का सामना करना पड़ता है। 12 अगस्त तक जापानी सरकार के बीच बहस चल रही थी। कुछ नेता अब भी हार मानने को तैयार नहीं होते, लेकिन एम्परर हिरोहितो पहली बार हस्तक्षेप करते हैं और कहते हैं, अगर युद्ध जारी रहा तो जापान पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, हमें शांति स्वीकार करनी होगी। 14 अगस्त की रात जापान सरेंडर करने को तैयार हो जाता है। 15 अगस्त 1945 को जापानी जनता ने अपने सम्राट की आवाज़ रेडियो पर पहली बार सुनी। उन्होंने कहा, अब हम युद्ध नहीं जीत सकते, हमें असहनीय कष्ट सहने पड़े हैं, इसलिए मैंने शांति स्वीकार करने का निर्णय लिया है। 2 सितंबर 1945 को जापान सरेंडर डॉक्यूमेंट्स पर हस्ताक्षर साइन करता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पूरी तरह से अंत हो जाता है। युद्ध पूरी तरह से खत्म होता है, लेकिन इंसानियत यहाँ हार जाती है। लाखों मासूमों की जान जाती है और शहर जलकर पूरे राख हो जाते हैं। इतिहास हमें आज भी यही सिखाता है कि शांति सबसे बड़ी जीत। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।